जय माता दी ऑल। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इससे पहले वाला सेशन ऑलरेडी देख लिया है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 ओल्ड सिलेबस फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम 21 जून से लेकर 24 अगस्त या 21 जून से लेकर 15 सितंबर तक की स्ट्रैटेजी और उसके बाद फिर उसके बाद की स्ट्रैटेजी प्लस 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 एट द सेम टाइम सिक्योरिटी लॉ के बारे में मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया था कि चैप्टर वाइज आपको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, मैं कैसे प्रोसीड करता हूँ, आपको भी उसी तरीके से ही प्रोसीड करना चाहिए सीक्वेंस के अंदर। सो वेल आई से अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉज के बारे में, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें बोलूँ। पहली चीज़ बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, पहली चीज़ बोलूँगा 5 वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, वो ज़रूर देख लेना आप, जिसमें EBCL का टोटल इंट्रोडक्शन भी है और चैप्टर वाइज भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी उसके अंदर, यू विल बी फाइंडिंग देयर। और ये वाला शेड्यूल मैं ऑलरेडी पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो मैं अब इस वीडियो में रिपीट नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 या बोथ ग्रुप्स अगर किसी को देने हैं दिसंबर में, तो ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं वापस आ जाता हूं यहाँ पर कि इकोनॉमिक बिजनेस कॉमर्शियल लॉज में आप ध्यान रखना कुछ चीज़ों का जब आप शुरू कर रहे हो। पहली चीज़ बोलूँ, 25 मार्क्स कंपटीशन लॉ, एक सिंगल चैप्टर, हाँ, और इसमें डेफिनेशंस वाला पार्ट और सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो टेक्निकली सुपीरियर पार्ट है ना, जिसको बोलते हैं टेक्निकली सुपीरियर पार्ट है। डेफिनेशंस में दम लगाना पड़ता है और डेफिनेशंस में एनालिसिस है, इसमें बढ़िया सा एनालिसिस है अगर कोई तरीके से एनालिसिस करना चाहे। और सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जिसमें टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत बढ़िया से कर लेना चाहिए, बहुत तगड़े तरीके से, मतलब फुल ऑन एनालिसिस जैसे मैं बहुत डिटेल में जाकर करवाता हूँ। सेक्शन 7 से लेकर ऑनवर्ड्स, सेक्शन 7 ऑनवर्ड्स टिल द एंड, जब सेक्शन 7 से लेकर लास्ट तक जाते हैं, तो मैं कहूँगा वो सेक्शंस ना बड़े फ्लैट सेक्शंस हैं। बस उसमें चैलेंज क्या है कि आपके पास बल्क बहुत सारा है और वो पूरा बल्क आपको पढ़ना है, उसमें आपको कुछ मिस नहीं करना है, सेक्शन 7 से लेकर टिल एंड। और वो है लड्डू लॉलीपॉप टिल एंड। अगर आपने पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, तो बढ़िया से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, रिवाइज नहीं किया हुआ है तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा 25 नंबर के लिए सिर्फ एक सिंगल चैप्टर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, सिंगल चैप्टर, हाँ, बस वो करना बहुत ही बढ़िया से है। तो मैं कहूँगा आप एग्जाम में इसमें 22 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं, 22, लेकिन डिटेल में करना है पूरा। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर भी करने हैं अच्छे से, हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल भी। एक एक मतलब सेक्शन 7 से लेकर टिल द एंड आपको लगेगा पढ़ते हुए इतना हलवा है, इतना लॉलीपॉप है, इतना लड्डू है, लेकिन भाई एग्जाम में वही बहुत ज़्यादा आता है। और पता चला गया 25 में से 20 नंबर यहाँ से आ गया, और अगर 25 में से 20 अगर यहाँ से आ गया, तो ऐसा लगेगा कि वो जो दमदार टेढ़े मेढ़े सेक्शन थे उसमें से कम आया है और जो हलवा था उसमें से ज़्यादा आया है। लेकिन फिर अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा और आपका छूटेगा तो आपको दुख बहुत होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ एक चैप्टर ईमानदारी से, लेकिन 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 प्री कंडीशन है, कंपटीशन एक्ट भी मैं कहता हूँ बाद में पढ़ना, पहले आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अब 1986 तो पुराना हो गया, अब तो नया वाला कंपटीशन वेल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप पढ़ रहे हो, न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी। और मैंने भी वही न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही अपनी बुक में भी दिया हुआ है, वही मैंने पूरा का पूरा नया पढ़ाया हुआ है जून 2023 एग्जाम के लिए भी। तो आई से वेल पहली कंडीशन, मतलब पहली चीज़ ये है, शुरू करो तो यहीं से शुरू कर लो। सबसे पहले क्या कर लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर लो, और दूसरे नंबर पे क्या कर लो, कंपटीशन लॉ कर लो बहुत बढ़िया से, और साथ में पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर भी कर लो सारे, ताकि दिल को तसल्ली हो जाए, ओहो ये तो बढ़िया हो गया, सॉलिड हो गया। और उसके बाद फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप पार्ट ए में जाते हो 40 मार्क्स, वैसे इसी इसी सीरीज में अगर बात करूं, कंज्यूमर्स की बात करूं, तो असेंशियल कमोडिटी एक्ट और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, दो चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो भी कर लो साथ साथ, लेकिन वो बाद में कर लेना। कंपटीशन एक्ट की बात कर लेना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर लो, कंपटीशन एक्ट कर लो, अपनी ज़्यादा एनर्जी उसके ऊपर लगा दो। तो स्टेप नंबर 1 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, स्टेप नंबर 2 कंपटीशन एक्ट, स्टेप नंबर 3 उसके बाद असेंशियल कमोडिटी एक्ट और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, दो चुन्नू मुन्नू खत्म। और आपको लगेगा कि ओहो चलो हमारे 4 चैप्टर हो गए। अब उसके बाद अगर आप पार्ट 1 में आ जाते हो, तो पार्ट 1 में सबसे पहले फैमा कर लो। पार्ट 1 में सबसे पहले क्या कर लो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सबसे पहले कर लो। आरबी एक्ट वैसे अलग हटके एक कहानी है, आपकी मर्जी है आरबी एक्ट पहले करना चाहो, थोड़ा सा बोरिंग फील हो सकता है। फैमा बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा भी है, लेंदी भी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और फिर फैमा के साथ साथ I'll say you are doing along with that, उसके साथ साथ आप करते हो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम छोटा सा, फिर उसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से फैमा का ही पार्ट है। फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक अलग हटके चैप्टर है अपने आप में, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मॉडरेट लेंथ है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो कर लो। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में इसमें बहुत थोड़ा सा आता है, और पेपर सेटर का फोकस एरिया जो मतलब जहाँ पर फोकस्ड है उसी के आसपास घूमता है, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लो। देन आई विल से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा वेल ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, फिर मैं कहूँगा फॉरेन ये एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम मैंने बताया फैमा के साथ छोटा सा ही है, देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और फिर आरबीआई और एनबीएफसी। तो अगर मैं इस सीक्वेंस में चल रहा हूँ तो जैसे मैंने बोला नंबर 1 आपके लिए, नंबर 1 क्या हो गया, फटाफट रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर लिया, नंबर 2 कंपटीशन लॉ कर लिया, नंबर 3 एसेंशियल कमोडिटी, नंबर 4 लीगल मेट्रोलॉजी, नंबर 5 में फैमा और फैमा के साथ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ये हो गया, नंबर 6 लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कर लिया। और आप करने के लिए थोड़ा सा टॉपसी टर्वी अगर मैं चलूँ तो आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पहले कर लो, नंबर 7 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कर लिया, नंबर 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कर लिया इसके साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ, नंबर 9 उसके बाद आप इधर आ जाओ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कर लिया, नंबर 10 एफडीआई, नंबर 11 ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ओडीआई दैट इज ओडीआई पॉलिसी, नंबर 12 एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, नंबर 13 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट, नंबर 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये सीक्वेंस पकड़ ली, फिर आप वापस पार्ट 3 में आ जाओ विच इज़ 35 मार्क्स। अब इसके अंदर चुन्नू मुन्नू एक्ट हैं, रेरा चुन्नू मुन्नू है, बेनामी चुन्नू मुन्नू है, जिनको पढ़ते आपको लगेगा इतने चुन्नू मुन्नू एक्ट हैं, और फिर कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपकी CS ईट वाली, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वहाँ ऑब्जेक्टिव था, यहाँ सब्जेक्टिव है, केसेस हैं, केस स्टडीज़ हैं, फ़र्क लगेगा आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम लगेगा, बिल्कुल सेम नहीं लगेगा, एक लेवल ऊपर तो लगेगा, और राइटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी सी करनी होगी। देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रेमेडी मांगते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं, कॉम्पनसेशन मांगते हैं, या दोनों मांगते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वगैरह में आ जाता है। देन आई विल से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरेस्टिंग है यार, छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पॉमला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और पीएमएलए, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और मैं कहूँगा कि वेल आप इसी सीक्वेंस में लास्ट में ख़त्म कर सकते हैं, मतलब 14 एक्ट्स, मतलब 14 तो मैंने आपको ऊपर पाइपलाइन में बताई दी है कि 13-14 चीज़ें आपको पाइपलाइन में किस तरीके से करनी है। 15th पे आप रेरा कर लो, 16th में आप बेनामी कर लो, 17 ये चलो बेनामी बाद में करना, पॉमला पहले कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। 16th में पॉमला कर लो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, 17th में बेनामी उसके बाद करो, आपस में लिंकेज है कुछ उस तरीके की, दैट इज देयर। उसके बाद फिर आप ये उठाकर 18, 19, 20, 21 ये सारे चैप्टर्स कर लो, दैट इज देयर। और 22nd स्पेसिफिक रिलीफ और 23rd ट्रांसफर प्रॉपर्टी लास्ट में जाकर वो भी कर लो। तो करने तो देखो आगे पीछे सारे ही हैं, मैंने इन चारों को 21 नाम दे दिया है, वेल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल। आप चाहो तो उनकी नंबरिंग बढ़ा सकते हो, दैट इज एंटायरली अप टू यू, यू कैन इंक्रीज द नंबरिंग लाइक दैट। तो मैंने उन चारों को 21 नाम दे दिया है। अब सिर्फ एक चीज़, वर्ड ऑफ प्रिकॉशन। वर्ड ऑफ प्रिकॉशन आपके लिए क्या है, EBCL इज द मोस्ट वाइड, सबसे ज़्यादा वास्ट पेपर है पूरे CS कोर्स करिकुलम में, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम, सारे पेपर उठाकर देख लो, सबसे ज़्यादा वास्ट पेपर ये है। और प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इधर आपने कंपटीशन लॉ पढ़ा, और कंपटीशन लॉ छोड़कर फिर आप उधर उधर फैमा में चले गए, फैमा के बाद फिर आप आगे बढ़ गए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ODI वगैरह में चले गए, पीछे वो कंपटीशन लॉ भूलना शुरू हो गया। आपस में लिंक नहीं है ना, कोई आपस में लिंकेज नहीं है, तो सर पीछे वाली चीज़ें ना भूल रही हैं, ये चैलेंज आएगा। इस चैलेंज से बचने, इस चैलेंज को डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, रोज रात को रिवाइज करना, जो आपने दिन भर में पढ़ा है रोज रात को रिवाइज करना, वो एक स्पेशल है। और अगर मान लो आप सिंगल ग्रुप ही दे रहे हो और ग्रुप 2 ही दे रहे हो, तो संडे को आप EBCL रिवाइज करो, संडे को आप और कुछ करो ना करो, संडे को EBCL रिवाइज करो आराम से बैठकर पूरा दिन की, आज तो जो पूरे हफ्ते में EBCL पढ़ा ना वो रिवाइज करना है, नहीं तो दिमाग में रुकने वाला नहीं है। वॉइस नोट्स बनाकर टॉपिक का टाइटल लिखो, वॉइस नोट बनाओ व्हाट्सएप के ऊपर, टाइटल लिखा, वॉइस नोट बनाया, फ्रेंड्स को पढ़ा दो बिठाकर, अगर कोई फ्रेंड है लाइब्रेरी में, अगर कहीं कोई मिलता है, वैसे तो उसमें देखो टाइम वेस्ट होता है कहीं ना कहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पढ़ाते हुए क्या होता है, आप रियलाइज़ करोगे जब आप कोई टॉपिक पढ़ाते हो ना किसी को, तो आपको मेमोराइज हो जाता है, आपको खुद को समझ में आ जाता है कि मैंने ये पढ़ाया है, ओहो ये टॉपिक तो ये है। पता नहीं आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ फील किया है नहीं किया, मेरे साथ तो होता था कि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता था, फ्रेंड्स को कोई टॉपिक पढ़ाया, किसी ने बोला यार ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है समझा दे,
तो उसको समझा दिया। 4 दिन बाद दूसरे फ्रेंड ने सेम टॉपिक के लिए बोला, सेकंड फ्रेंड ने कि यार दीपक ये वाला टॉपिक समझा दे, उसको भी समझा दिया। फिर किसी और फ्रेंड ने बोला 1 हफ्ते के बाद, यार ये वाला टॉपिक समझा दो। सेम टॉपिक जो कि बहुत डिफिकल्ट है, 3-4 अलग अलग फ्रेंड्स ने अलग अलग दिनों पे बोला कि हमको समझा दे, सबको समझा दिया। मेरा तो 3 बार 4 बार रिवाइज हो गया और मेरा तो सेट हो गया दिमाग। मेरे को तो लगता है मुझे ऐसे बड़ा फायदा होता था लाइब्रेरी में पढ़ने का, लेकिन ये नहीं कि पूरा पूरा चैप्टर बैठाकर पढ़ा रहे हैं किसी को, और वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठे हैं और वो पढ़ रही है और वो लुढ़क गया। वो वाले केसेस भी देखे हैं मैंने। वो लुढ़क गया, वो पास हो गई, फिर वो उसकी ट्रेनिंग भी हो गई, सीएसबी क्वालिफाई हो गई, और वो लुढ़क रहा है, बार बार लुढ़क रहा है, और वो शादी करके सेटल हो गई और ये मामा भी बन गया। मतलब वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। तो कुल मिलाकर जो मैं समझा रहा था आपको कि बहुत वास्ट पेपर है, आपको रोज़ रात को सोने से पहले रिवाइज करना ही पड़ेगा जब आप ईबीसीएल पढ़ रहे हो। और अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो संडे का पूरा दिन ईबीसीएल के लिए ही रखो। आपको, कुछ स्टूडेंट्स को ईबीसीएल से मोहब्बत हो जाती है, 80 मार्क्स लेने वाले भी हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने ईबीसीएल में 80-81 मार्क्स भी लिए हुए हैं, दे हैव टेकन। तो आई फील रियली वेरी हैप्पी। रॉली तिवारी, आई स्टिल रिमेंबर वन नेम, शी गॉट 80-81 मार्क्स इन ईबीसीएल पेपर। और स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने ईबीसीएल में 70-70 प्लस लिए हुए हैं, जिनको मोहब्बत हो जाती है ईबीसीएल के साथ। लेकिन वो स्टूडेंट्स मैं थोड़े से कम देखता हूँ। सिक्योरिटी लॉ से मोहब्बत करने वाले बहुत सारे हैं, सिक्योरिटी लॉ में 70 प्लस लेने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है, सिक्योरिटी लॉ में आईसीएस है 70-75 देता है, 70-75, 76, 77, 79, 80, मतलब 80 वाले स्टूडेंट्स भी हैं जिनके सिक्योरिटी लॉ में 80 मार्क्स आए हैं। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो स्कोर किया भी है। तो आई रियली फील हैप्पी यार, सिक्योरिटी लॉ में ना भर भर के नंबर मिलते हैं। कंपनी लॉ में इंस्टीट्यूट पता नहीं मतलब कंजूसी कर देता है नंबर देने में, लेकिन सिक्योरिटी लॉ में तो मतलब बच्चे खुशी खुशी आते हैं कि सर पेपर भी बहुत बड़ा हुआ, बढ़िया हुआ, और मार्क्स भी बहुत बढ़िया आए। और ईबीसीएल के साथ मोहब्बत हो जाएगी तो मैं कहूँगा इसमें भी मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे। लेकिन मोहब्बत करने के लिए थोड़ी सी आपको, मतलब आपको पीछे लगना पड़ेगा। ये वो गर्लफ्रेंड है जो आसानी से मानती नहीं है, तो इसके लिए मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। और या आप गर्लफ्रेंड कह लो या बॉयफ्रेंड कह लो, जो भी आप कहना चाहो, मतलब ये आसानी से पटने वाला नहीं है। इसको पटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिक्योरिटी लॉ दिल लग जाता है एकदम से, मतलब ऐसा लगता है दिल लगा लिया, और उसने आपके साथ दिल लगा लिया, आपने सिक्योरिटी लॉ के साथ दिल लगा लिया, तो वो अलग दुनिया है। यहाँ थोड़ी सी मेहनत वाली दुनिया ज़्यादा है। तो बस ये आपके लिए मैं, मेरी तरफ से एडवाइस है, और मैंने बाकी आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह दिखाई दिए, सो यू हैव सीन दैट ऑलरेडी। तो ये सब कुछ आपको पता ही है अब। तो अब फाइनली बस एक वर्ड ऑफ एडवाइस है, इसी वीडियो के नीचे वो जो मैंने आपको बोला 5 वीडियोज़ और दिए हैं आपको, वो आप ज़रूर 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 देख लेना at the time when you are starting your EBCL, जब आप शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर December 2023 एग्जाम। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप वालों, दिल छोटा नहीं करो, आपके लिए भी आई एम कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ गाइडेंस फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 ऑल्सो। थैंक यू सो मच, जय माता दी।